जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं। इस चैनल के ऊपर मैं रियल एस्टेट सेक्टर की मार्केट को कवर करके आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। तो एक टॉपिक जिसके ऊपर एक क्लाइंट के साथ मेरी काफ़ी डिटेल में बात हो रही थी, तो मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। वो टॉपिक ये था कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर इतना रिसेशन में क्यों चला गया, ये मार्केट इतनी बर्बाद क्यों हुई और क्या आगे इसके ठीक होने के चांसेस हैं और इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। तो शॉर्ट सी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम 3-4 साल 5 साल पीछे चले जाएं, जब इमरान खान साहब का दौर चल रहा था, तो उस वक्त चीज़ें काफ़ी फ्लोरिश कर रही थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती थी। उसमें कैपिटल गेन टैक्स कम था, उसमें 7E वाला पंगा नहीं था, उस वक्त FED जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, फिर बायर को भी रिलैक्सेशनें थी। उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई और वो सारा कुछ क्लैप्स हुआ, तो ये चेंजेस रियल स्टेट में आती रही कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया, परचेजर को उन्होंने फैसिलिटेट करना छोड़ दिया गवर्नमेंट ने। फिर FED वाला पंगा आ गया जो कि अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो 2-3 साल लोगों को बड़ा डिस्टर्ब किया उसने। फिर 7E वाला, आपको अपनी वेल्थ डिक्लेयर करनी पड़ती थी और उसके आपको NOCs लेने पड़ते थे FBR से, वो भी पिछले 4-5 साल के। अब तो खैर उन्होंने वो भी 1 साल का कर दिया है। और सबसे मेजर प्रॉब्लम थी बैंक इंटरेस्ट रेट, वो जाते जाते 22% पे चला गया और लोगों को बैठे बिठाए बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे। अगर किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपया दिया हुआ है तो वो 22 लाख रुपए को एंजॉय करता था एनुअली। उसके ऊपर 15% ऑब्वियसली वो टैक्स देता था, लेकिन फिर भी उसको एक हैंडसम पैसे बच रहे थे। तो ये कुछ चीज़ों ने रियल स्टेट को तबाह किया। अच्छा, जो रेट्स बहुत ऊपर चले गए थे, अब जाहिर है बैंक बहुत अच्छे पैसे दे रहा था, तो लोगों ने वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचा और वो पैसे इन हैंड करके बैंक में जमा करवा के, तो उसके ऊपर लोगों ने प्रॉफिट खाना शुरू कर दिया और टैक्सेस की भरमार थी। तो अब ये सारी चीज़ों ने मिल के रियल स्टेट सेक्टर की मार्केट को तबाह किया। और आज की तारीख में भी रेट्स देखें तो वो बहुत नीचे हैं, स्पेशली प्लॉट्स के, फाइल्स के। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अभी भी थोड़ी बहुत कायम है। फिर हाई राइज बिल्डिंग्स में अगर आप शॉप्स लेते हैं या अपार्टमेंट्स हैं, उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और जहाँ पे जेन्युइन ट्रेडिंग होती थी, जो फेजेस आबाद हो चुके हैं, वहाँ पे भी कोई इतना बड़ा फ़र्क देखने को नहीं मिला। फ़र्क जहाँ पे देखने को मिला वो था जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते थे प्लॉट्स में, फाइल्स में। तो ये सारे चीज़ों ने रियल स्टेट को मिलकर तबाह किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें आज के दौर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हमें अभी रुक जाना चाहिए। देखें, मेरा एक बड़ा सिंपल सा मानना है कि आपको बाइंग हमेशा उस वक्त ही करनी चाहिए जब रेट्स बिल्कुल मुनासिब हों। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में वॉरेन बफे साहब की एक लाइन कोट करता हूँ कि आप उस वक्त खरीदें जब लोग डरे हुए हों और उस वक्त बेचें जब लोग लालच में हों। तो ये बड़ी खूबसूरत लाइन है और बड़ी खूबसूरत बात है उनकी। आज रेट्स बहुत नीचे हैं। जिन पॉलिसीज़ ने आके रियल स्टेट को तबाह किया था, अगर आज गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी का ऐलान कर देती है तो ये मार्केट दोबारा शूट कर जाएगी। और जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक बूम आना चाहिए है कि एक फाइल 30 लाख की थी तो वो करोड़ रुपए पे चली जाए, मैं पर्सनली उस बूम के हक में नहीं होता। क्योंकि उससे एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो जेन्युइन कस्टमर होता है ना, और जो मिडिल क्लास तबका है, उसके हाथ से गेम चली जाती है। वो बेचारा सारी ज़िंदगी लगा के कुछ पैसे जोड़ता है और जब उसकी बाइंग करने का टाइम आता है तो वो रेट्स इतने ऊपर गए होते हैं कि वो बेचारा मुंह देख रहा होता है। 5 मरले का प्लॉट भी उसको 1.5 करोड़ रुपए का मिल रहा होता है। तो हमेशा रियल स्टेट अगर जेन्युइनली ग्रो करे, आपको एनुअली अप्रिसिएशन मिल रहा है कोई 12% का, 15% का, और वो 3-4 सालों में 50% 60% ग्रो कर गई, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसी तरह ये जाना चाहिए। लेकिन बीच में कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि गैम्बलिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ लिया। जैसे DHA कोयटा की अगर हम बात करें तो उसमें 3-4 इन्वेस्टर मिलके कुछ 100 पीस उठाते हैं और वो फिर मार्केट से उसको शॉर्ट कर देते हैं। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वो 32 लाख वाली फाइल चली जाती है 80 लाख के ऊपर। हालांकि ना उसका 80 लाख पे जाने वाली कोई ऐसी चीज़ है कि वो इतना बड़ा जंप ले। अगर ये एनुअली बढ़ रही हो तो फिर बहुत बेहतर है। आपने आज एक प्लॉट खरीदा 35 लाख रुपए का, साल बाद आपने देखा वो 40-42 लाख का था, फिर आपने 2 साल बाद देखा वो 45-47 लाख का था। इस तरह से बढ़ना चाहिए, ना कि रातों रात एक बूम आया और छक्का लग गया। मैं इसके हक में नहीं हूँ। एनीवेज, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं।
आज की तारीख में जो रेट्स आपको मिल रहे हैं ये बेहतरीन रेट्स हैं, चाहे आप किसी भी फेज़ में चले जाएँ, आप लाहौर के किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, डीएचए के किसी भी फेज़ को पकड़ लें, रेट्स बहुत मुनासिब हैं। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता बेटरमेंट की तरफ जाएँगे। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक देता हूँ कि आज से महीना डेढ़ महीना पीछे मैं चला जाऊँ तो डीएचए में ट्रांसफ़र्स रेशियो थी 10, 12, 13, 10, 12, 13। कल की तारीख की ट्रांसफ़र्स रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ, कल की तारीख में 55 ट्रांसफ़र्स हुई हैं। अब आप ये देखें कि कितना बड़ा गैप आया है, 12-13 ट्रांसफ़र से वो 55-57 पे चला गया। तो अगर ये 55, 57, 60 ट्रांसफ़र्स पर डे कंटिन्यू रहती हैं तो इसका मतलब है कि जो कस्टमर है वो एक्टिव हुआ है। इवन कि आप डीएचए फेज़ 7 में जाके देखें तो आपको जल्दी करके प्लॉट नहीं मिलेगा, वहाँ पे इतनी डिमांड है, लोग वहाँ पे प्लॉट लेके फ़ौरन घर बना रहे हैं, वो फेज़ आबाद हो चुका है और वो इकोनॉमिकल भी है कंपैरेटिवली फेज़ 6 के। तो लोगों का बड़ा रुझान है उधर, 6-7 में बहुत अच्छा काम हो रहा है और ट्रांसफ़र रेशियो भी बढ़ गई हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हमेशा उस वक्त में बाय किया करें जब चीज़ें बहुत इकोनॉमिकल हैं, और जब बहुत पीक पे चली जाती हैं तो फिर उससे फ़ायदा उठाया करें। मोस्टली लोग नुकसान ये उठाते हैं कि अभी 4-5 महीने पीछे मैं चला जाऊँ तो एक बिल्कुल छोटी सी हवा आई थी जिसमें रेट्स बहुत शूट किए थे। उसमें कोयटा की फ़ाइल 65-70 लाख रुपए पे चली गई थी और लोगों ने वो दबा के बाय किया। आज वही फ़ाइल 32-33 लाख रुपए की है। अच्छा, आज जब वो 32-33 लाख की है, आज लोग उसको बाय नहीं कर रहे। आप क्या समझते हैं कि 32-33 लाख वाली एक कनाल की फ़ाइल वो आते-आते ज़ीरो पे आ जाएगी, फ्री मिलना शुरू हो जाएगी? ऐसा नहीं है, उसने एक अपना लीस्ट बॉटम टच करना है, वहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगी, वहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, वो उसको बाय करते हैं और फिर इसने आगे बढ़ना होता है। तो आज आप इसको बाय करें, एक टाइम आएगा जब इसमें अच्छे पैसे डल चुके होंगे, अपना टारगेट सेट करें, आपके डिज़ायर प्राइस पे वो आती है, उसको लिक्विडेट कर दें। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, दुनिया के किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, क्रिप्टो की दुनिया हो, रियल स्टेट की दुनिया हो, उसने गिरना भी है, उसने उठना भी है, उसने फिर गिरना है, उसने फिर उठना है, ये लगा ही रहेगा। अक्लमंद इंसान वो है जो इस साइकिल को समझ जाए और जब वो चीज़ें सस्ते रेट पे मिल रही हों वो बाय करे, और जब उसकी डिज़ायर प्राइस पे प्रॉफिट पे आ जाए तो वो तो प्रॉफिट बुक करता है, उसको लिक्विडेट कर देता है। लेकिन इन सारे असनाम में एक जेन्युइन कंज्यूमर भी होता है जो प्रॉपर्टी बाय करता है और वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करता है, तो उनके लिए ये बेहतरीन टाइम है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हमें बहुत देखते हैं जो कि बहुत डरते हैं कि अभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, ये आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में फ़ायदा देगी। मैं बातें करता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, तो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे हैं। आज कोई गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आ जाती है तो ये मार्केट शूट कर जाएगी। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं या लोग इस वक्त कंगाल हो चुके हैं, बहुत पैसा है लोगों के पास। ये जो बैंक में ही पैसा पड़ा हुआ था वही तकरीबन मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें 33 अरब बताया जा रहा था जो पाकिस्तानी सिटीजन्स का पैसा पाकिस्तान के बैंक्स में पड़ा हुआ था, जिस पे लोग इंटरेस्ट ले रहे थे। तो वो सारा पैसा बाहर निकलेगा। अभी फिलहाल वो स्टॉक्स में चल रहा है, स्टॉक्स इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बुलंदियों पे है। तो हर बंदा स्टॉक को लाइक नहीं करता, अगर आप उसके इन्वेस्टर भी देखें तो बड़े कम हैं। जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं जिनको पंगों में नहीं पड़ना वो रियल स्टेट को ही लाइक करते हैं। तो मेरा मशवरा आप सबको ये है कि सर ये बेहतरीन टाइम है बाय करने का, आज बाय करेंगे कल को आप प्रॉफिट्स बुक करेंगे। मज़ीद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।